पेडिग्री एनालिसिस जो हम देखते हैं, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया हुआ था कि जो पेडिग्री एनालिसिस होती है उसके अंदर हम जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर बहुत टाइम पहले से कोई ना कोई डिजीज जो है वो हमें देखने को मिलती है। ठीक है, उनके पेरेंट्स में या उनके जो पूर्वज रहे हैं उनके अंदर हमको वो डिजीज जो है वो देखने को मिलती है, और उस डिजीज को रिकॉर्ड करना, उसे बताना, यही चीज किसके अंतर्गत आती है? पेडिग्री एनालिसिस के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब सवाल ये बात का था कि पेडिग्री एनालिसिस की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, और कैसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि किस ऑर्गेनिज्म के या किस पेरेंट्स में कौन सी डिजीज थी और बच्चे में वो डिजीज आई या फिर नहीं आई। इसके बारे में हम लोग जो है वो बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बात सबसे पहले में पेडिग्री में समझनी है वो यही समझनी है कि पेडिग्री एनालिसिस के अंदर हम बात करते हैं ऐसी बीमारियों के बारे में या ऐसी डिजीज के बारे में जो लंबे समय तक जनरेशन में चली आ रही है। मतलब जनरेशन टू जनरेशन वो डिजीज लगातार हमें देखने को मिल रही है। जब हम ऐसी डिजीज की एनालिसिस करते हैं तो वही चीज क्या कहलाती है? पेडिग्री एनालिसिस। अब इस पेडिग्री एनालिसिस के लिए आपको कुछ सिंबल हमेशा तैयार रखने हैं, याद रखने हैं, और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि उन सिंबल्स को आप कैसे इस्तेमाल करके डिजीज को कैटेगराइज कर सकते हो, और अगर हम उस डिजीज को कैटेगराइज कर ले जाते हैं तो उसके क्या रोल हो सकते हैं उसके बारे में अब हम आपसे बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही सुकून से, बहुत शांति से चीजों को हम आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो मैं आपको शुरू करता हूँ पेडिग्री एनालिसिस के बारे में। अब सबसे पहले पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद हाथ चल रही है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, मैंने आपको बताया था कि रानी विक्टोरिया, किसी कहानी बताई थी मैंने आपको? रानी विक्टोरिया की कहानी बताई थी, क्वीन विक्टोरिया कहानी बताई थी, राइट? मैंने कहा था कि क्वीन विक्टोरिया जो थी, उन क्वीन विक्टोरिया में क्या हुआ था कि क्वीन विक्टोरिया में एक बीमारी थी, एक डिजीज थी, जिनका पता क्वीन बैक्टीरिया को नहीं था। क्वीन बैक्टीरिया बोलो, क्वीन विक्टोरिया को नहीं था। ठीक है, उस बीमारी का पता ही नहीं था। लेकिन क्वीन विक्टोरिया के जितने भी ऑफ स्प्रिंग मेल हुए उनमें से ज्यादातर एक बीमारी से मरे, एक सिंपल कट से उनकी क्या हो जा रही थी? डेथ हो जा रही थी। और स्पेशली ये जो बीमारी है ये ज्यादातर आपको मेल में देखने को मिलते थे, फीमेल में ये बहुत ही रेयर देखने को मिले क्वीन बैक्टीरिया के, अगर हम फैमिली चार्ट को देखें तो उसके अंदर। ठीक, उस समय तक भाई हर किसी के लिए ये एक ऐसा था जैसे मतलब कोई जादू हो, कोई भूत प्रेत हो। समझ में लोगों को नहीं आ रहा था कि ये कौन सी चीज है, क्योंकि वैसे भी जेनेटिकल डिसऑर्डर जो है वो सही नहीं हो सकती। वैसे भी जेनेटिकल डिसऑर्डर जो होती हैं वो लोगों के लिए एक काफी अनसुलझी पहेली हो जाती है, क्योंकि आप कोई भी मेडिसिन दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, आप उसका कोई भी परमानेंट क्योर नहीं बना सकते। बाद में जाकर के स्टडी किया गया तो पाया गया कि क्वीन विक्टोरिया के पास में कुछ ऐसे जीन थे जो उनसे ट्रांसफर हुए उनके बच्चों में, फिर उनके बच्चों से ट्रांसफर हुए उनके बच्चों में, और इस तरीके से वो म्यूटेटेड जीन जो है वो लगातार ट्रांसफर होता गया एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, जिसके कारण उसमें मेल जो थे वो आपके अफेक्टेड हुए। बट हम इसी चीज की स्टडी करेंगे कि जो लंबे समय तक, इतने लंबे टाइम का जो ये ग्राफ था उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे बताएंगे, उसी की स्टडी को हम कहते हैं पेडिग्री एनालिसिस। तो बगल में लिखी हुई बहुत सारी चीजें हैं, तो सबसे पहले हम इन चीजों को देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले पेडिग्री एनालिसिस के लिए आपको कुछ सिंबल को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्लू जान लिया आपने। हम किसकी बात करने चल रहे हैं? हम ऐसी बीमारियों की बात करने चल रहे हैं जो जन्मजात बहुत लंबे समय से अपने पेरेंट्स से बच्चे के अंदर चलती चली आ रही है। ठीक, तो उसके लिए हमें कुछ सिंबल को जानना जरूरी है, क्योंकि यही सिंबल दे करके आपसे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछ सकता है। अब जैसे बगल में आपको एक सिंबल दिखाई दे रहा है, ये सिंबल में बिल्कुल सिंपल एक गोला है। अगर आपको गोला दिखाई देता है और वो पूरी तरह से ब्लैंक होता है, इसका मतलब है
नॉर्मल फीमेल। नॉर्मल फीमेल का मतलब है कि इस फीमेल में कोई भी बीमारी नहीं है, ना तो ये फीमेल में बीमारी है और ना तो ये फीमेल किसी को बीमारी फैलाएगी। बात समझे? ना तो इस फीमेल को कोई बीमारी है, ना तो इस फीमेल को, ना तो ये फीमेल कोई बीमारी फैलाएगी। अब यहाँ पे जितने चार्ट आपने लिए वो तो मान लीजिए एनसीईआरटी के हैं, कई अपने हिसाब से भी चार्ट को प्रिपेयर करते हैं, तो उसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है। जैसे कई लोग इसी गोले को आधा भर देते हैं। जब इस गोले को आधा भरा जाए तो जान लीजिए कि ये फीमेल बीमार तो नहीं है, बट ये फीमेल कैरियर है। कैसी है? कैरियर। मतलब ये कैरियर वो होता है जो खुद तो बीमार नहीं होता है लेकिन दूसरों को बीमार बनाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको एक केस बताया था हीमोफीलिया का, कि रानी विक्टोरिया के खुद तो हीमोफीलिया नहीं था, लेकिन उनसे जो है हीमोफीलिया का जो जीन था वो उनके बच्चों में क्या हो गया? ट्रांसफर हुआ। उनके बच्चों में क्या हुआ? ट्रांसफर हुआ। और लड़के जो थे वो सभी के सभी हीमोफीलिया से अफेक्टेड हो गए। बट क्वीन विक्टोरिया को ऐसी कोई भी चीज देखने को नहीं मिली, जबकि उसका जो जीन था वो क्वीन बैक्टीरिया से ही उनके बच्चों के अंदर जो है वो गया था। तो इस बात को आपको ध्यान से समझना है। वीरेंद्र आ गए, अजीत को भी बुला लो। वीरेंद्र, अजीत को कॉल कर लो। बुला रहे हो अजीत को? अजीत को बुला लो तो फिर स्टार्ट करता हूं मैं। मतलब स्टार्ट तो है ही है, स्टार्ट तो है, बट अब बुला ही लो जो बुला रहे हो। डॉक्टर जी ने ज्वाइन किया है क्या? डॉक्टर जी, ये क्वेश्चन सेशन नहीं है, ये एकेडमिक सेशन है जेनेटिक्स के पेडिग्री का। अगर आपको पढ़ना है तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हो, और अदरवाइज आप क्वेश्चन सेशन 10 बजे रहेगा। ठीक है? वीरेन बुला रहे हो अजीत को? चलिए, तो अब इसको तो ध्यान समझते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मान लेते हैं, एक एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं, अगर आप एज अ कैरियर देखना चाहते हैं फीमेल को, अगर आप फीमेल को एज अ कैरियर देखना चाहते हैं, कैरियर मतलब वो इंडिविजुअल जो डिजीज को फैलाए, डिजीज को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लेके जाए, बट खुद उस डिजीज से अफेक्टेड ना हो। बात समझे? जैसे कि मैंने आपको बताया कि मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पे फीमेल के पास में गैमेट्स होते हैं एक्स एक्स, राइट? मेल के पास में गैमेट होते हैं एक्स वाई। मान लेते हैं एक बीमारी का जीन था हीमोफीलिया। कौन सी बीमारी थी? हीमोफीलिया। कौन सी बीमारी थी? हीमोफीलिया। सपोज दैट वो बीमारी का जीन जो था वो हमेशा एक्स क्रोमोसोम पे ही मौजूद था। किस पे मौजूद था? एक्स क्रोमोसोम पे ही मौजूद था। ये बात हम मान लेते हैं, ठीक है ना? बट फीमेल के केस में एक्स क्रोमोसोम पे ही मौजूद होगा, वाई पे उसकी कोई उपस्थिति नहीं है। लेकिन फीमेल के केस में हम देखते हैं कि दो एक्स क्रोमोसोम है। ये डिजीज कहता है कि इफ अगर बोथ एक्स क्रोमोसोम आर affected by हीमोफिलिक जीन, तो उस सिचुएशन में फीमेल भी कैसी हो जाएगी? हीमोफिलिक हो जाएगी। बट यहां पे अगर हम देखें तो अगर मान लेते हैं कि एक्स के ऊपर हम एक भी एच कर देते हैं तो ये फीमेल कैसी होगी? नॉर्मल होगी। कैसी होगी? नॉर्मल। मतलब इसको कोई बीमारी नहीं होगी, नॉन नॉर्मल, अनअफेक्टेड, इसको कोई बीमारी नहीं होगी। बट जब ये क्रॉस करेगी किसी नॉर्मल मेल से, तो नॉर्मल मेल में जैसे ही एक्स एच और वाई आएगा, तुरंत ही जो मेल है ये अफेक्टेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेल के अंदर एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। तो मेल के अंदर ये बीमारी फैलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जबकि फीमेल के अंदर हमेशा ये अनअफेक्टेड ही रहेंगे। तब अफेक्ट हो सकते हैं जब किसी
फीमेल की शादी, जब किसी हीमोफिलिक कैरियर फीमेल की शादी किससे हो जाए, हीमोफिलिक मैन से हो जाए, तब जाकर के ये दोनों एक्स क्रोमोसोम के ऊपर एच एच आएंगे, तब जाकर के ये फीमेल जो है वो कैसी होगी, तब जाकर के ये फीमेल आपकी हीमोफिलिया से ग्रसित होगी। और ये केस बहुत ही रेयर है कि कोई मेल जो है वो किसी फीमेल हीमोफिलिक से शादी हो जाए उसकी। बात समझ में आया? वीरेंद्र अजीत को बताया कि नहीं बताया अभी? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आए तो नहीं अभी अजीत जो है, अजीत ने अभी ज्वाइन तो नहीं किया। फोन नहीं उठा रहा? अच्छा चलो ठीक। चलिए अब यहाँ पे हम आपको जो सिंबल बता रहे थे उसकी बात करते हैं, ठीक है। देखिए मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, दीज सिंबल आर सो इम्पोर्टेंट। ये सिंबल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इन सिंबल्स को बहुत ध्यान से देखना है, ओके। क्योंकि पेडिग्री एनालिसिस के लिए, पेडिग्री एनालिसिस क्या है, हम इन्हीं डायग्राम के द्वारा पता लगाएंगे कि कौन से पूर्वज से या किस, इनके किस मतलब पूर्वज समझते हो ना, इनके किस बाबा 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 और इनके दादा से बीमारी जो है वो बच्चे के अंदर आई है। इन्हीं सिंबल से हम पता लगाएंगे, और मेरे पास लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स हैं, और विथ मेरे पास में जो है, हेलो अंजलि, मेरे पास में जो है बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप पेडिग्री एनालिसिस की प्रॉब्लम को बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। क्वेश्चन वाला सेशन अंजलि शाम को होगा, मतलब रात के 10 बजे होगा। अभी एकेडमिक सेशन चल रहा है जेनेटिक्स का, तो अगर आपको इसको ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकती हैं, ठीक है। चलिए, ओ भाई सब लोग ज्वाइन करने लगे, जोहरा जी भी आ गई और अंजलि जी भी आ गई। 10 बजे जोहरा जी, 10 बजे, 10 बजे जो है 10 बजे हम लोग मिलेंगे, ठीक है। अगर किसी को एकेडमिक सेशन के लिए पेडिग्री पढ़ना है तो डेफिनेटली रुक सकता है। भाई मेघना जी भी आ गई। 10 बजे बेटा, 10 बजे, 10 बजे मैं 10 बजे रहूंगा, और 10 बजे मिलते हैं। अगर आपको एकेडमिक सेशन पेडिग्री का सॉल्व करना है तो आप बिल्कुल रुक सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगर आप लोग को पढ़ना है डेफिनेटली आप लोग रुक सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन सेशन 10 बजे ही रहेगा, वो स्केड्यूल लगा हुआ है। चलिए, ओके। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप पेडिग्री के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है तो आपको ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे, और मैं बहुत सारे ढेरों एग्जांपल्स आपके लिए अलग से लेकर के आया हूँ विथ उसके आंसर के साथ में, तो उसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। लेकिन अभी मैं बहुत बेसिक्स बता रहा हूँ क्योंकि बेसिक्स जानना बहुत जरूरी है, राइट, जो कि आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई बात है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप जो देख रहे हैं दैट इज अ नॉर्मल फीमेल, अगर रहती है तो आपको ऐसे सिंपली एक गोला बना देंगे। कैरियर होती है तो कई दफे किताबों के अंदर कैरियर फीमेल में हाफ वाला जो एरिया होता है वो भर दिया जाता है, हाफ वाला एरिया जो होता है वो पूरा फिल होता है, हाफ फिल होता है और आधा छोड़ दिया जाता है, ठीक है। इसका मतलब है ये फीमेल कैसी है, कैरियर है। कैरियर का मतलब ये बीमारी फैलाएगी तो, लेकिन खुद कैसी रहेगी, अनअफेक्टेड रहेगी। मतलब खुद बीमारी को फैलाएगी, मतलब बीमारी फैलाएगी लेकिन खुद अनअफेक्टेड होगी, वो खुद बीमार नहीं होगी, ठीक। उसके बाद अगर मान लीजिए ये वाला सिंबल आता है, बिल्कुल इस तरह का सिंबल आता है, मतलब क्यूब वाला सिंबल आता है, तो इस कंडीशन में ये आपका नॉर्मल मेल होता है। एक मिनट मैं चाय लेकर के आ गया, एक मिनट। अगर ये वाला सिंबल याद दिलाने के लिए शुक्रिया। चलिए, अगर ऐसा सिंबल होता है, नॉर्मल मेल है ये आपका, और अगर इसे इसमें भी अगर इस तरह से होता है तो आप इसको कैरियर बता सकते हैं, जो बहुत रेयर होता है, ऐसा होता नहीं। सेक्स अनस्पेसिफाइड होता है, इसमें ना तो मेल और फीमेल आपका स्पेसिफाइड नहीं होता है। अगर इस तरह का आता है आपका तो ये चिल्ड्रन होते हैं, बट ये आपको जनरेशन में दिखाई देंगे।
अगर ये पूरी तरह से फिल हो जाते हैं तो पूरी तरह से अगर ये फिल हो जाते हैं तो इस सिचुएशन में हम इनको अफेक्टेड कहते हैं, मतलब इनमें कोई ना कोई डिजीज हमें देखने को मिलती है। अब इतनी बातें मैं आपको बताऊं उससे पहले मेरी बात को आप बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। जो बात मैं अब आपसे कहने जा रहा हूं उसको ध्यान सुनेंगे। देखिए, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि अपने साथ में आपके सेक्स से जुड़ी होती है, राइट। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने हीमोफीलिया को लिया। मैंने आपको बताया कि हीमोफीलिया जो डिजीज है उसके अंदर हम ये देखते हैं कि मेल ज्यादा अफेक्टेड होते हैं, फीमेल उसमें कम अफेक्टेड होती है। मेल ज्यादा अफेक्टेड है और फीमेल उसमें कम अफेक्टेड होती है। ऐसे केस को हम बोल देते हैं कि भाई ये वाला जो हमारा केस है ये है सेक्स लिंक, मतलब ये बीमारी आपके सेक्स के साथ में जुड़ी हुई है। अगर आप मेल होते हो तो मेल में ये डिजीज आपको ज्यादा देखने को मिलती है। कौन सी? एक्स लिंक या फिर सेक्स लिंक, ठीक। और अगर मान लीजिए ऐसी बीमारियां जिनका सेक्स के ऊपर कोई इम्पैक्ट ना पड़े, मेल में भी वो बराबर हों और फीमेल में भी वो बराबर वो बीमारियां देखने को मिले, तो ऐसी बीमारियों को हम बोलते हैं ऑटोसोमल। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में दो डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम है, दैट इज अ ऑटोसोम एंड अनदर वन इज अ सेक्स क्रोमोसोम। अगर कोई बीमारी हमारे सेक्स क्रोमोसोम के साथ में जा रही है, मतलब मेल के साथ में ज्यादा जा रही है, फीमेल के साथ में कम जा रही है, या फीमेल के साथ में ज्यादा जा रही है, मेल के साथ में कम जा रही है, तो ये सेक्स लिंक बीमारियां हैं। कैसी बीमारियां हैं? सेक्स लिंक बीमारियां। बट ऐसी बीमारियां जो मेल में भी बराबर देखने को मिले और फीमेल में भी बराबर देखने को मिले तो हम इस केस को बोलते हैं ऑटोसोमल डिजीजेस। क्या बोलते हैं? ऑटोसोमल डिजीज बोलते हैं, जिसके बारे में भी आगे डिटेल में हम काफी बातें आपसे करेंगे। तो सिंबल्स को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा क्योंकि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। अगर ये ब्लॉक्स पूरे भर जाएं, अगर ये ब्लॉक्स पूरे भर जाएं तो हम इस कंडीशन को बोल समझते हैं कि ये वाला जो मेल है वो कैसा है? वो किसी न किसी बीमारी से अफेक्टेड है। मतलब कि ब्लॉक का भर जाना, फिल हो जाना, इस बात का इंडिकेटर है कि वो कोई ना कोई बीमारी से ग्रसित है। ठीक है, इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स आपको कैसे दिखाई देंगे? पूरी तरीके से आपके ब्लॉक्स जो है वो पूरे ही भरे दिखाई देंगे, ठीक। यहाँ पे अभी इन सब सिंबलों को आपको लेना देना नहीं है, देखने को आप देख लीजिए। ये सिंबल आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ये सिंबल जो है दिखाता है कि मेल और फीमेल के बीच में क्रॉस हो गया है। इट मींस मेल और फीमेल जो है वो यूनाइट हो गए हैं, मतलब वो आपके मिल गए हैं, मतलब उनके बीच में मेटिंग हो गई है। मेटिंग होने का मतलब ये है कि अब यहाँ से बच्चे का जन्म होता है, मतलब ऑफस्प्रिंग जो है अब आपको इसके बाद दिखाई देगी। उसके बाद डाइवोर्स वाइवर्स वाले केस पे यहाँ पे कोई मतलब नहीं उठता है, इसका भी आपको कोई मतलब देखने को नहीं मिलता है। तो कौन कौन से सिंबल आपको भी याद रखने हैं? ये वाला सिंबल, ये वाला सिंबल, ये वाला सिंबल, ये सिंबल, ये सिंबल और ये सिंबल। चाहो तो सेक्स अनस्पेसिफाइड सिंबल को भी आप अभी भूल सकते हैं, बट इतने सिंबल्स आपको जरूर से याद होने चाहिए क्योंकि ये पेडिग्री एनालिसिस में काम आने वाले हैं। तो मैं सीधे सीधे एनसीईआरटी की लाइनों को थोड़ा सा रीड कर देता हूँ। As you have studied the chapter, each and every feature of any organism is controlled by जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर के अंदर बहुत बहुत सारी बातें बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत सारी बातें बहुत लाइन से सुनिएगा। क्या लिखा हुआ है कि as you have studied in chapter, each and every features in any organism is controlled by or one or other gene located on DNA present on chromosomes। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है कि जो भी हमारा कैरेक्टर है वो किसी न किसी जीन, किसी न किसी क्रोमोसोम के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। और वो जीन कहाँ पे मौजूद होता है? वो जीन, वो डीएनए मौजूद होता है हमारे क्रोमोसोम पर। ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। डीएनए इज कैरियर। डीएनए क्या है? कैरियर है, एक माध्यम है उस इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाने का। डीएनए क्या है? कैरियर है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन का क्या है? कैरियर है, क्योंकि जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए के थ्रू एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में ट्रांसफर की जाती है।
इट इज हैंस ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर। अगर एक डीएनए में किसी तरह की कोई गड़बड़ी हुई तो जो नेक्स्ट जनरेशन में इंफॉर्मेशन जाएगी वो भी इंफॉर्मेशन कैसी होगी, फॉल्स होगी। कैसी होगी, फॉल्स होगी। और उसी की स्टडी को हम लोग पेडिग्री एनालिसिस का नाम देते हैं। इट इज हैंस ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर विदाउट एनी चेंज or alterations. However, change or alteration takes place occasionally, such as alteration of change of genetic material is referred to as mutations. भाई देखो, पूरी चांस तो डीएनए के पहुंचने की यही होती है कि डीएनए के अंदर कोई भी चेंज ना हो, बट कभी कभार डीएनए के अंदर ऑकेजनली कभी कभार कोई ना कोई जेनेटिकल चेंज हो जाता है, और उस जेनेटिकल चेंज को हम लोग म्यूटेशन कहते हैं, जिसको हमने पिछले चैप्टर्स में आपको बहुत अच्छी तरह से बताया है कि म्यूटेशन कैसे होता है डीएनए के अंदर। तो ऑकेजनली कभी भी म्यूटेशन आपके सेल में हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन आपकी बॉडी में बन सकते हैं, जिससे कि अगर मान लीजिए भाई आपको पता है कि अगर हमारे डीएनए में क्या हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगा, तो म्यूटेशन होने से नंबर ऑफ डिसऑर्डर्स इन ह्यूमन बीइंग हैव बीन फाउंड, तो प्रोटीन का नेचर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, और बहुत सारी गड़बड़ियां हमें हमारी बॉडी में देखने को मिलेंगी। दैट इज नोन एज डिसऑर्डर्स। इन्हें क्या बोलते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर। जब हम जेनेटिक डिसऑर्डर को पढ़ते हैं तो जीन में कोई ना कोई कमियों को पढ़ते हैं, और जब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को पढ़ते हैं तो देखते हैं कि पूरा का पूरा क्रोमोसोम ही या तो गायब हो जाए या तो क्रोमोसोम नया ऐड हो जाए। तो क्रोमोसोम डिसऑर्डर क्या है कि जब कोई क्रोमोसोम, जब पूरा एक क्रोमोसोम का मतलब लॉट्स ऑफ जीन्स, राइट, जब पूरा का पूरा एक क्रोमोसोम या तो आ जाए या तो चला जाए, तो इस केस को जो है हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। और अगर मान लीजिए कि गलती से, आपको मैं सिंपली बता रहा हूं, अगर आपके जीन में या डीएनए में किसी तरह की कोई गड़बड़ी है तो हम उसको बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। बात समझ में आई? बोलो, इतनी बात समझ में आई? आगे बढ़ूं? बोलो भाई, आगे बढ़ूं? तो पूछना है? चलिए आगे बढ़ो। A number of disorders in human being have been found in association with inheritance of change or altered gene or chromosome. तो जितने भी डिसऑर्डर को हम जेनेटिकली पढ़ते हैं, जितने भी डिसऑर्डर्स को हम जेनेटिकली पढ़ते हैं, वो इनहेरिटेंस होता है। क्या होता है? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब वो हमारे मदर और हमारे फादर से हमारे अंदर आया हुआ है, और हमारे मदर और फादर से हमारे अंदर आता है, बट उसमें कोई ना कोई क्या हो गया होता है, जेनेटिकल चेंज हो गया होता है, जिसके कारण हमें जो है उसके अंदर कोई ना कोई म्यूटेशन देखने को मिलता है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। उसी का पता हम किससे लगाते हैं? पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू लगाते हैं कि कब, कौन और किस मेल के अंदर हमें जो है वो गड़बड़ियां देखने को मिली। नाउ द नेक्स्ट वन इज दैट। अब यहाँ पे आप बहुत ही ध्यान से चीजों को देखेंगे। पेडिग्री एनालिसिस जो है वो इतने टाइप से आपको देखने को मिलती है। अब बीमारियों के बेटा नाम बहुत ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, एकदम आराम से, कोई भी खींचातानी नहीं। ठीक, अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये सारी चीजें बताऊं, आपको रिलैक्स होकर के अभी थोड़ा सा और चीजों को जानने की जरूरत है। समझिए मेरी बात। आइए, जैसा कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहली चीज बताया, रानी विक्टोरिया वाला मैंने आपको बताई थी। उसके बाद मैंने आपको सिकल सेल एनीमिया के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? सिकल सेल एनीमिया के बारे में बताया, राइट। सिकल सेल एनीमिया में मैंने क्या बताया था कि अगर किसी भी डीएनए के सेगमेंट में या सीक्वेंस में कोई एक चेंज हो जाए बाय म्यूटेशन, किसी भी म्यूटाजेनिक एजेंट के द्वारा, तो उसके अंदर जो एमिनो एसिड बन रहा था राइट टाइप वाला, वो राइट टाइप एमिनो एसिड वहां पे अब नहीं जुड़ेगा, जिससे कि गलत तरह की प्रोटीन बनेगी, गलत इंफॉर्मेशन कोड होगी, और गलत इंफॉर्मेशन कोड होगी तो आपको पता है बीमारी होनी है। तो ये एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है। जब कोई डीएनए में का सेगमेंट चेंज हो जाए तो ये कैसे डिसऑर्डर है? जेनेटिकल डिसऑर्डर है। बट जब पूरा का पूरा क्रोमोसोम गायब हो जाए तो ये कैसे डिसऑर्डर है? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। बट इसको समझने के पहले आपको हीमोफीलिया में दो चीजों में डिफरेंशिएशन समझ लेना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हीमोफीलिया का जो जीन होता है वो मेल के अंदर हमें ज्यादा देखने को मिला,
जब कभी ऐसा हो जाए कि मेल आपको ज्यादा अफेक्टेड दिखे और फीमेल आपको कम अफेक्टेड दिखे, तो जान लेना कि वो बीमारी का रिलेशन उसके सेक्स के साथ में है, या तो एक्स के साथ में है या तो वाई के साथ में। और जब कभी आपको लगे कि कोई बीमारी जो है मेल और फीमेल दोनों में बराबर हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो बीमारी आपकी ऑटोसोमल है। क्या है? ऑटोसोमल है। ठीक है, इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये चीज आपको आनी चाहिए। चलिए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, देखिए जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आपके सामने हीमोफीलिया रख दिया। क्या रख दिया? हीमोफीलिया रख दिया। अब हीमोफीलिया में मैंने आपको सबसे पहली बात तो क्या बताई? मैंने आपको बताई कि हीमोफीलिया का जो जीन होता है ये आपका हमेशा एक्स क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होता है। ये बात बताई, इसमें कोई डाउट नहीं, राइट? बट यहाँ पे ये एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ही होगा, लेकिन मेल के केस में केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। इट मींस दैट ये एक ही एक्स क्रोमोसोम पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा, और इस बीमारी में ज्यादातर मेल अफेक्टेड होंगे, और ऐसी बीमारियों को हम लोग एक्स लिंक डिजीज का नाम देते हैं। ठीक, बट अगर किसी भी एक्स लिंक वाले में मेल ज्यादा अफेक्टेड होते हैं, तो हम इसे एक्स लिंक रेसेसिव का नाम देते हैं। एक्स लिंक रेसेसिव का नाम देते हैं। और अगर किसी पेडिग्री में या अगर किसी बीमारी में फीमेल ज्यादा अफेक्टेड होती हैं, तो हम उसे एक्स लिंक डोमिनेंट का नाम देते हैं। इस पॉइंट को नोट कर लेना आप हमेशा के लिए। सुचरित्रा जी क्वेश्चन सेशन की क्लास रात के 10 बजे, ठीक है, रात के 10 बजे मिलते हैं, आप आइएगा जरूर। चलिए, मेरे में आर्यन दिखा रहा है, इनके में रमन दिखा रहा है। कृष्णानंद जी रात के 10 बजे बेटा, रात के 10 बजे करेक्ट टाइम पे आ जाइएगा। अभी ये क्वेश्चन सेशन नहीं चल रहा है, अभी ये एकेडमिक क्लास चल रही है, ठीक है जेनेटिक्स की। और अगर आपको ये पढ़ना है तो डेफिनेटली आप पढ़। चलिए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, क्या बताया मैंने आपको बताया कि एक्स लिंक्ड रेसेसिव, एक्स लिंक्ड रेसेसिव, इस बीमारी में कौन ज्यादा अफेक्टेड होगा? लिखो कमेंट सेक्शन में, एक्स लिंक्ड रेसेसिव में कौन ज्यादा अफेक्टेड होगा? बताओ भाई। मेल, हाँ वेरी गुड, मेल ज्यादा अफेक्टेड होगा, ठीक है। और एक्स लिंक डोमिनेंट में फीमेल होगा, ठीक है। ये चीज तो हम लोग अब जान गए, ये वाला चीज भूलना है, ठीक है, ये इसको इसी तरह से याद रखना। बट व्हाट अबाउट ऑटोसोमल? व्हाट अबाउट ऑटोसोमल? ऑटोसोमल जो क्रोमोसोम होता है वो मेल में भी क्या है? सेम है। फीमेल में भी क्या है? सेम है। तो इसमें जो मेल फीमेल होंगे वो क्या होंगे? तकरीबन तकरीबन बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर बीमार होंगे। मेल एंड फीमेल आर अफेक्टेड, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं आपके सामने, सिंपली मैं आपको दे रहा हूं, आप हमको बता दीजिएगा, ठीक है ना, कि इनमें कौन सी बीमारी है। ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड ऑटोसोमल, चलिए ठीक है। ओके, तो मान लेते हैं कि ये हमने ले लिया एक मेल और ये हमने ले लिया एक फीमेल, ठीक है। चलिए बताना है आप, इनकी करा दी हमने शादी। क्या करा दी? शादी करा दी, ठीक है। और इनकी शादी से जो है वो हमें जो बच्चा मिले वो मिले ये वाले, ये वाले बच्चे। अरे सॉरी, बताइए ये कौन सी बीमारी होगी? इनमें से कौन सी होगी तीनों में से? बताइए भाई, तीनों में से कौन सी बीमारी होगी?
एक्स लिंक रेसेसिव मेल, एक्स लिंक डोमिनेंट फीमेल या ऑटोसोमल डोमिनेंट, कौन सा होगा बताओ भाई वीरेन? कैसे ऑटोसोमल है यार, यही चीज पढ़ाया मैंने आपको, पॉइंट हुआ तो पढ़ा करो, पॉइंट पढ़ो। पेडिग्री वाले में ही थे, मैंने कहा जब आधा रंग आता है तो ये फीमेल मतलब अनअफेक्टेड है, लेकिन क्या है, कैरियर है ना बेटा, कैरियर के लिए आधा गोला होगा और अफेक्टेड के लिए पूरा गोला होगा। अगर फीमेल बीमार है तो पूरा गोला, और फीमेल बीमार नहीं है, कैरियर है, बीमारी फैलाती है लेकिन खुद बीमार नहीं है, तो आधा गोला। तो जैसे मैंने हीमोफीलिया का एग्जांपल अभी आपको नहीं बताया, देखिए अच्छा हीमोफीलिया का एग्जांपल देखिए, मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे विक्षित जी 10 बजे, विक्षित जी 10 बजे आते हैं, ठीक है, 10 बजे मिलते हैं बेटा, 10 बजे मिलते हैं आप लोगों से। प्रभात जी 10 बजे क्वेश्चन सेशन रहेगा। चलिए एग्जांपल में तुमको हीमोफीलिया का इसी में करके दिखा देता हूँ। देखो मान लेते हैं जो ब्लॉक वाला तुमने बनाया हुआ है, हाँ 10 बजे क्वेश्चन क्लासेस है, लगा हुआ स्केड्यूल है, प्रोफाइल पे चेक करिए आप जो है, और उस पर नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए। फॉलो नहीं किए हैं क्या आप, जो है फॉलो करिए भाई, फॉलो करिए। पुरु जी क्वेश्चन के लिए आए हैं तो रात के 10 बजे फॉलो कर लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए रात के 10 बजे क्वेश्चन क्लासेस रहेंगी सभी के लिए, रात के 10 बजे ज्वाइन कर। चलिए तो ऐसे देखो, देखो देखो भी रहे, यहाँ पे आप तुम देख रहे हो ना, इसको हम चलो तो ऑन कर लो। चलिए तो ये इसको कोई बीमारी है नहीं, तो इसको बोल दिया तुमने एक्स और वाई। तो पढ़िए ना, पढ़िए बेटा, पढ़िए, बता तो रहा हूँ बहुत आसान है ये, आप लोग को ऐसा करते हैं जबकि बिल्कुल आसान है। हाँ तब ठीक है बेटा। देखो तो मैंने यहाँ पे देखिए एक पेडिग्री बनाया हुआ था, और मैंने आपसे पूछा हुआ था कि ये पेडिग्री जो है वो किसकी पेडिग्री है। आराम से एकदम आसानी से आपसे मैं सवाल पूछ रहा था, ठीक है। तो एक्स वाई मैंने अभी आपके सामने रखा, तो ये पेडिग्री जो है वीरेन जी ने इसको ऑटोसोमल बताया, बट कोई बात नहीं, पहले सिंपल रूल समझो। पहले सिंपल रूल मैंने आपको ऊपर लिख दिया है, क्या लिख दिया है कि देखो पहली चीज तो बीमारियां दो तरह से होंगी, एक वो बीमारियां जो आपके सेक्स के साथ में जाएंगी, ठीक है ना, आप मतलब सेक्स स्पेसिफाइड होंगी वो बीमारियां, जैसे हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में हमको ये बताया गया कि फीमेल हमेशा क्या होती है, कैरियर होती है, और मेल क्या होता है, अफेक्टेड होता है ज्यादातर केसेस में। तो मतलब ये बीमारी सेक्स स्पेसिफाइड है गुरु, ये बीमारी सेक्स स्पेसिफाइड है। अगर सेक्स स्पेसिफाइड ना होता तो हम कभी ये ना कहते कि कौन ज्यादा बीमार है और कौन कम बीमार है। तो अगर कोई चीज सेक्स स्पेसिफाइड हो रही है, इसका मतलब वो सेक्स लिंक है, या तो वो एक्स लिंक रेसेसिव है या तो वो एक्स लिंक डोमिनेंट है। तो एक्स लिंक का पता कैसे चला, एक्स लिंक का पता तभी चल जाए, सॉरी, एक्स लिंक का पता चल जाएगा जब कोई बीमारी सेक्स स्पेसिफिक होगी, ठीक है, बात समझ में आया। और अगर उस बीमारी में मेल ज्यादा है तो वो रेसेसिव होगा, एक्स लिंक रेसेसिव, और अगर फीमेल ज्यादा है तो फिर वो एक्स लिंक डोमिनेंट होगा। होता है वाई लिंक भी होता है, ठीक है, बट वो पछवा केस है, वो तुम्हारे सिलेबस में भी नहीं हुआ, उसको मत ध्यान दो, पहले 4 केसेस को ध्यान दो। ऑटोसोमल वो बीमारियां हैं जो दोनों में देखने को मिलेंगी, जो आपको मेल में भी देखने को मिलेंगी और आपको फीमेल के भी केस में देखने को मिलेंगी। जब कोई बीमारी कभी भी सेक्स को स्पेसिफाई ना करे कि नहीं भैया ये मेल में ज्यादा हो रही है, फीमेल में ज्यादा हो रही है, दोनों में बराबर हो, तो हम उसको बोलेंगे ऑटोसोमल। ठीक, मैंने आपको ये बताया था अभी पीछे, देखिए पीछे मैंने सब कुछ बता दिया है कि अगर आधा गोला भरा है तो कैरियर, और पूरा गोला भरा है तो अफेक्टेड। अफेक्टेड मतलब वो बीमार है, ठीक। तो मैंने इस पेडिग्री एनालिसिस में मान लिया एक को एक्स वाई, क्या मान लिया, एक्स और वाई, मतलब ये नॉर्मल मेल है, क्या है, नॉर्मल मेल। इसकी शादी हमने करा दिया एक फीमेल से, और मान लेते हैं ये फीमेल में आधा भरा हुआ गोला है, तो इसके ऊपर एक ही पे एच वाला क्रोमोसोम, मतलब एच वाला जीन मौजूद है। हीमोफीलिया, एच वाला हीमोफीलिया एक ही पे मौजूद है, राइट। इतनी बात समझ में आया। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज, देखिए अब इनकी क्रॉस करा लीजिए, इनकी क्या करा लीजिए आपस में क्रॉस, आइए करा लेते हैं, एक्स एच एक्स और एक्स और वाई। जब आपने क्रॉस कराया तो क्या पाया, देखिए एक फीमेल जो थी वो कैरियर निकल गई, क्या निकल गई, कैरियर निकल गई, ये वाला देखो एक्स एच एक्स, ठीक।
और दूसरी वाली जो आपका ये वाला था, ये वाला, ये क्या निकल गया गुरु, ये निकल गया जो है आपका अफेक्टेड। क्या निकल गया, अफेक्टेड मेल। देखिए निकला कि नहीं निकला, XHY। और मैंने बताया कि अगर हीमोफीलिया के एक भी X वाले पे H आया तो मतलब ये क्या होगा आपका, अफेक्टेड होगा। क्या होगा, अफेक्टेड। और दूसरा क्या निकल गया, नॉर्मली XX और XY, दैट इज XX एंड X एंड Y। इट मींस दैट ये जो बीमारी है ये सेक्स पे डिपेंड करती है, इसीलिए तो मैंने यहाँ पे X और Y लिया है। तो ये सेक्स स्पेसिफाई बीमारी है, इसमें मेल ही अफेक्टेड हो रहा है, फीमेल के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। इस तरह से हम इसको बोलेंगे एक्स लिंक रेसेसिव डिजीज। बात समझ में आ गया, बोलो बिले, बोलो, बात समझ में आई, फाइन। अब चलिए आगे देखिए, ठीक। अब यहाँ पे आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स है, इस एग्जाम्पल्स को आप बहुत अच्छे से पहले देख लीजिए। आपके सामने पहला सिंपल स्टेप है जो आप नॉर्मल पेडिग्री के अंदर यूज कर सकते हैं, कई दफे आपके सवाल ही बन जाएंगे। बट मैं आपको बोलूंगा कि आपके एनसीईआरटी में दो इंपॉर्टेंट आपकी पेडिग्री एनालिसिस का मतलब दो इंपॉर्टेंट पेडिग्री एनालिसिस दिया हुआ है, वो आपको मुंह जवानी आना चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है आपके लिए, ठीक है ना। निशु जी वेलकम, क्वेश्चन सेशन 10 बजे तो रहेगा आपका, ठीक। चलिए मैं इसको अभी आराम से समझाता हूँ आप लोग, एक मिनट। फाइन, देखिए तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे मैंने 4 एग्जाम्पल्स आपके सामने लिए हुए हैं। कितने एग्जाम्पल लिए हुए हैं, 4 एग्जाम्पल्स, ठीक है। अब ये 4 एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। ये 4 एग्जाम्पल में एक है आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट। क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट। चलिए, एक है आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट, दूसरा है ऑटोसोमल रेसेसिव, फिर एक्स लिंक डोमिनेंट, एक्स लिंक रेसेसिव, ठीक। नीचे के पॉइंट पढ़िए, बड़े इजी है, ठीक है। देखिए ज्यादातर आप अगर देखेंगे तो ऑटोसोमल डोमिनेंट में पेरेंट्स आपको अफेक्टेड दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे, दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड दिखाई देंगे। तो ये पहचानने का पहला तरीका है। ऑटोसोमल डोमिनेंट में ज्यादातर केसेस में आपको मेल और फीमेल दोनों क्या दिखाई दे रहे हैं, अफेक्टेड दिखाई दे रहे हैं। इट मींस दैट ये आपके कैसे हैं, ऑटोसोमल है। डोमिनेंट वो मैंने बताया क्योंकि इस कंडीशन में दोनों आपको अफेक्टेड दिखाई दे रहे हैं, मेल थोड़ा सा ज्यादा आपको इफेक्टेड दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए इधर आइए, यहाँ पे आप देखेंगे ऑटोसोमल रिसेसिव में यहाँ पे आपके जो पेरेंट्स हैं वो अनअफेक्टेड है। तो जब कोई अनअफेक्टेड पेरेंट्स अफेक्टेड इंडिविजुअल को जन्म देता है तो इस कंडीशन को हम लोग ऑटोसोमल रिसेसिव का नाम दे सकते हैं। बट यहाँ पे देखिए नीचे वर्ड लिखा हुआ है, cannot be recessive as two affected parents could not have an unaffected offspring. Parents must be heterozygous. इस केस में जो पेरेंट्स हैं वो आपके हमेशा कैसे होते हैं, हेट्रोजाइगस होने चाहिए। और लिखा हुआ है कैनॉट बी रेसेसिव एज टू अफेक्टेड पेरेंट्स कुड नॉट हैव एन अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग। इसमें जो अफेक्टेड पेरेंट्स होते हैं उनके पास में अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया आपका, ये मतलब कि पूरा का पूरा जनरेशन में आपको कोई ना कोई अफेक्टेड जो है वो दिखना ही दिखना रहे, ठीक। चलिए आगे देखिए, दूसरे वाले में क्या लिखा हुआ है कि कैनॉट बी ही डोमिनेंट एज टू अफेक्टेड अनअफेक्टेड पेरेंट्स। इसमें पेरेंट्स कैसे होते हैं, अनअफेक्टेड होते हैं। कुड नॉट हैव एन अफेक्ट ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स मस्ट बी हेट्रोजाइगस। इसमें पेरेंट्स कैसा होगा, हेट्रोजाइगस कंडीशन में होगा, ठीक। चलिए अब एक्स लिंक डोमिनेंट में आ जाइए। अब देखिए ये इसको पहचानना एकदम इजी होता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फीमेल मेल के मुकाबले क्या है, ज्यादा अफेक्टेड है। देखिए 4 टू फीमेल, 5 टू फीमेल अफेक्टेड है और 1 को मेल अफेक्टेड है। इसका मतलब ये बीमारी जो है वो है एक्स लिंक डोमिनेंट। क्या है, एक्स लिंक डोमिनेंट डिजीज है, क्योंकि इसमें जो है पहली चीज तो इसमें मेल और फीमेल आपके दोनों का रेशियो गड़बड़ है। दोनों के रेशियो में आपको देखो, अगर मान लो एक आध का अंतर आता है तब इक्वल मानते हैं। जैसे मान लो 20 मेल हैं और 21 फीमेल हैं, तो हम इसको ये नहीं मानेंगे कि नहीं उसमें ज्यादा हो गया उसमें कम हो गया। इसी केस को हम बराबर मान लेंगे। क्या मान लेंगे, बराबर। 21-22 का मैटर है बराबर, 2-3 का मैटर है बराबर। लेकिन अगर मैटर 4 और 2 का है
तो इसका मतलब उसमें आप अंतर बताएंगे। तो देखिए इसमें एक जो है वो मेल है, बाकी सभी क्या है, बाकी सभी जो अफेक्ट हुए हैं वो क्या है, फीमेल है। इसलिए ये बीमारी एक्स लिंक डोमिनेंट होगी, क्योंकि ये सेक्स को स्पेसिफाई कर रहा है, इसलिए एक्स लिंक होगा। और साथ में जो है फीमेल इसमें ज्यादा अफेक्टेड हो रही है, मेल इसमें कम अफेक्टेड हो रहे हैं, इसलिए ये आपका एक्स लिंक डोमिनेंट की कैटेगरीज में आएगा। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ो। ठीक, अब आगे देखिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है सेक्स लिंक कैन नॉट बी कंफर्म 100% इंसिडेंस ऑफ अफेक्टेड डॉटर फ्रॉम अफेक्टेड फादर सजेस्ट एक्स लिंक डोमिनेंस। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फीमेल आपकी अफेक्टेड थी, और इस अफेक्टेड फीमेल से जो है वो क्या हुआ, एक जो है, हाँ जनरेशन स्किप होती है, हाँ हाँ, जनरेशन स्किप का मतलब होता है कि उसमें कोई भी मतलब कि अफेक्टेड ना हो, ठीक है। हाँ ऊपर देखिए ना, ऊपर देखिए, ऊपर देखिए, ये देखिए, अगर इसमें जैसे अगर आप ऊपर वाली जनरेशन देखिए तो इसमें इसके पेरेंट्स जो हैं वो क्या हैं, अनअफेक्टेड हैं, क्या है, अनअफेक्टेड है ना। तो ये तो पेडिग्री में बीच में भी कहीं पे भी आ सकता है कि अनअफेक्टेड पेरेंट्स हैव अफेक्टेड चिल्ड्रन, तो ये जनरेशन क्या हो गई, स्किप हो गई, क्या हो गई, स्किप हो गई। अब समझ में आया पुरु जी? समझ में आया ये चीज जो बताया अभी? हाँ ये लाइन याद रखिएगा कि मतलब नहीं सर, स्किप जनरेशन आपने पूछा ना कि स्किप जनरेशन जो हुई है वो एक जन, हाँ रेसेसिव में स्किप जनरेशन होने से मतलब है ये नहीं कि उसके बाद वाले जनरेशन में क्या है क्या नहीं है। अगर मान लो हम 4-5 जनरेशन एक साथ देख रहे हैं, उस 4-5 जनरेशन में एक भी जनरेशन अगर स्किप होती है तो वो ऑटोसोमल रिसेसिव कैटेगरी में आ जाएगा, वो आपके लॉ में आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। हाँ, चलिए, तो अब यहाँ पे देखिए, तो जैसे मैंने डोमिनेंट बता दिया, अब इसको बता दिया आपको ना कि सेक्स X-linked decision. Sex-linked cannot be confirmed 100% incidence of affected. Some from an affected mother suggested X-linked recessive. जरूरी नहीं कि हर बार जो है वो आपका फादर ही अफेक्टेड हो, कभी कभार मदर भी अफेक्टेड हो सकती है, बट ये आपका रेयर होता है। ज्यादातर केसेस में आपको जो है वो क्या ज्यादातर डोमिनेंट देखने को मिलेंगे, ज्यादातर अफेक्टेड आपको मेल ही देखने को मिलेंगे। दैट इज एक्स लिंक रेसिड्यू। तो एक्स लिंक पहचानना आपके लिए इजी रहेगा, बट नॉट द लीस्ट, ये आपके इतने ही पॉइंट नहीं है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जो सिंपल होते हैं, जिनको बस आप देखेंगे और देख के जनरेशन वाइज पहचान लेंगे, मेल फीमेल वाइज पहचान लेंगे कि ये क्या है। बट कुछ चीजों में पेडिग्री काफी हार्ड हो जाती है, तो हार्ड पेडिग्री के लिए आपको ये लॉज जो है वो याद रखने पड़ेंगे। तो इन लॉज को आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए, इसको लिख लीजिए अगर पॉसिबिलिटी हो तो, ठीक है। बट उसके पहले मैं आपके लिए कुछ और भी ज्यादा पेडिग्री के एग्जाम्पल लाया हूं, तो मैं उसको एक बार अपलोड कर दे रहा हूं, फिर उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बात करता हूँ, ठीक है। एक सेकंड रुक जाइए, अपलोड करने के बाद मैं एग्जाम्पल के साथ में आपको बताऊंगा। चलिए चलिए यहाँ पे देखिए, चलिए अब इस पेडिग्री की तरफ आप नजर डालिए। चलिए अब इस पेडिग्री की तरफ आप नजर डालिए। अब इस पेडिग्री में अगर आप देखेंगे तो इस पेडिग्री के अंदर आपको सबसे पहली चीज, तो यहाँ पे जो आपको जो मेल दिखाई दे रहा है, ये देखिए मेरी मेरी पेन फिर से चलनी बंद हो गई अभी, तो आपको थोड़ा काम चलाना पड़ेगा, मैं लिख नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो आपको डायग्राम देखना पड़ेगा, राइट। अब यहाँ देखिए, ये जो पहली जनरेशन आप देख रहे हैं, ये आपकी पहली जनरेशन की जो है ये अफेक्टेड मेल है। पहले काउंट कर लीजिए आप। तो काउंट करने पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं 4 और 3 का अंतर है, तो हम ये मान लेते हैं कि भाई साहब मेल और फीमेल दोनों क्या हैं, आपके तकरीबन तकरीबन इक्वल है। और इक्वल होने के कारण हम इस बात को मान जाएंगे कि भाई मेरे ये आपका क्या है, ऑटोसोमल है। क्या है, ऑटोसोमल है, ठीक है। तो हम इसको ऑटोसोमल मान लेंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नीचे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पर नीचे कुछ पॉइंट लिखा है, हाँ चलिए, तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है,
The family represented by pedigree first is good example for how autosomal dominant disease appear in the pedigree. Each of the 4 hallmarks of autosomal dominance inheritance are fulfilled. जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपको कोई एक पेडिग्री सॉल्व कर रही है तो उसके पहले आपको 5 पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए जो पीछे मेंशन था, लेकिन मैंने वो 5 पॉइंट आपको नहीं बताया क्योंकि जैसे मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको एक पॉइंट बताया कि भाई आप मेल फीमेल को काउंट कर लो, ये हो गया एक पॉइंट, ठीक, स्किप जनरेशन हो गया 2 पॉइंट, ऐसे 5 पॉइंट है। आपको 5 पॉइंट को याद करना है और उस 5 पॉइंट को पेडिग्री पे अप्लाई करना है। अगर वो 5 पॉइंट किसी पेडिग्री पे अप्लाई हो गए हैं तो पेडिग्री कोई भी सॉल्व कर रहा है ऐसा कर सकता है, जैसे कलर ब्लाइंडनेस का और इसका हीमोफीलिया का जो पेडिग्री होता है वो तकरीबन सेम होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, कर सकता है। ठीक है, हाँ उसमें प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि पेडिग्री से आप एक्स लिंक और ये पता लगा सकते हो। तो अगर 2 डिजीजेज है वो दोनों सेम तरीके से लिंक रिसेसिव है, मतलब सेम तरीके के हैं, तो हम बोल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसको अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं। चलिए, each of the 4 hallmarks of autosomal dominant inheritance are fulfilled. Each affected individual has an unaffected parents. देखिए, each affected individual has an unaffected parent. बेटा इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लेना, इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लेना। देखो, each affected individual has an unaffected, सॉरी an affected, मतलब एक unaffected individual के पास each affected individual, अच्छा an unaffected parent, ठीक है, ये सही है, हाँ ठीक है, फाइन। There is no skipping of generations. डोमिनेंस वाले में कोई भी स्किप जनरेशन देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए, हर जनरेशन में आपको कोई ना कोई बीमार देखने को मिल रहा है ना। देखिए, पहले जनरेशन में बीमार है, दूसरे में भी बीमार है और तीसरे जनरेशन में भी बीमार है। इस तरह से ये क्या हो गया, डोमिनेंस हो गया। इज दैट क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम थी? बताइए पुरु जी, इसमें कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ा जाए। Okay, now the next one is that, अगले पे चलते हैं। चलिए, अगली पेडिग्री आपके सामने, अगली पेडिग्री का एग्जांपल है रेसेसिव। क्या है? रेसेसिव। ये देखिए आगे आपका, देखिए पहले जनरेशन में जनरेशन स्किप हुई, दूसरे में एक बन गया, नहीं स्किप हुई, बट तीसरे वाले में देखिए स्किप कर गई। राइट, स्किप करते ही पता चल गया कि ये रेसेसिव है। क्या है? रेसेसिव है। क्या है? रेसेसिव है। और रेसिस्टिव होने के साथ में यहाँ पे ऊपर जो इंडिविजुअल्स है वो आपके अनअफेक्टेड है। अनअफेक्टेड इंडिविजुअल्स है अफेक्टेड चिल्ड्रन। इसका मतलब ये है कि ये आपका ऑटोसोमल डिजीज और ऑटोसोमल रेसेसिव के कैटेगरी में आएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये किसी भी सेक्स को स्पेसिफाई नहीं कर रहा क्योंकि इसके अंदर आपको स्किप जनरेशंस भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए, द एबव पेडिग्री फॉर 4-5 हाई हॉलमार्क्स ऑफ ऑटोसोमल रेसेसिव इनहेरिटेंस, फर्स्ट एंड सेकंड आर अनरिलेटेड, yet they produce affected offspring. Affected offspring have normal parents, मतलब affected offspring के पास में कैसे parents हैं? Normal parents हैं। By our chance, they both must have seen carrier. आप समझ सकते हैं कि इसके पास में जीन कैसे आया होगा। इसके फीमेल जो, इसके मेल और फीमेल जो अफेक्टेड दिख रहे हैं, अनअफेक्टेड दिख रहे हैं, ये कैरियर भी हो सकते हैं। बात समझ में? ये आपके जनरली क्या होते हैं? कैरियर होते हैं। बट यहाँ पे आपने कैसे पता लगाया? यहाँ पे आपने पता लगाया इसके जनरेशंस के बारे में, जो कि एक की रोल माना जाता है दोनों को बताने में। ठीक है, इवन if two is affected, she is produced no affected offspring, trait appear to sibling, no parents or offspring। तो चलिए अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट पेडिग्री की तरफ। चलिए अगले पेडिग्री की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अब आ गया है एक्स लिंक डोमिनेंट। तो एक्स लिंक वाले में तो आप लोग मास्टर ही हो गए होंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। नॉर्मली सबसे पहली चीज, अगर आप एक्स लिंक को जानना चाहते हैं तो पहले मेल और फीमेल को आप काउंट कर लीजिए। आइए काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4, 4 आपके हो गए मेल। ठीक है, फीमेल को कहिए काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 फीमेल और 4 मेल। तो भाई रेशियो जो है ना गड़बड़ा गया गुरु। गुरु समझ गए? रेशियो गड़बड़ा गया गुरु, क्योंकि 9 जो है
वो हो गई क्या, हाँ फीमेल। और अगर किसी भी क्रॉस में सेक्स स्पेसिफाई हो रहा है, मतलब भाई सेक्स वाइज रेशियो बढ़ गया, कि मतलब मेल फीमेल जो है वो ज्यादा हो गई, तो ऐसे सिचुएशंस में हम ये मान लेते हैं कि वो आपका एक्स लिंक है। और अगर कहीं फीमेल है तो फिर गुरु मान लेते हैं कि वो आपकी क्या होती है, डोमिनेंट हो गई, एक्स लिंक डोमिनेंट। और एक्स लिंक वाले में आपको ज्यादा पॉइंट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। बात समझ में आया? कभी कभी जब बहुत ही कठिन कोई कैटेगरी आ जाती है तो उसमें लाइनों को पढ़ने की जरूरत पड़ती है, पॉइंट को पढ़ने की जरूरत पड़ती है। बट अगर नहीं आता है तो आपको बहुत पॉइंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप एक दो पॉइंट से भी अपना उल्लू सीधा कर सकते हैं। अब आगे की तरफ आखिरी देखिए कैटेगरी यहाँ पे आपके सामने है, एक्स लिंक रेसेसिव का एग्जाम्पल। अब एक्स लिंक रेसेसिव की तरफ अगर आप नजर उठा के देखिए तो आपको मिलेगा कि इसके अंदर मेल जो है वो आपको ज्यादा अफेक्टेड देखने को, क्या दोनों अफेक्टेड देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको पेरेंट्स जो है वो आपको कैसा देखने को मिल रहा है, पेरेंट्स आपको अफेक्टेड देखने को मिल रहा है। तो जब पेरेंट्स आपको अफेक्टेड देखने को मिल जाए, आप जान लीजिए कि ये आपका जनरली एक्स लिंक तो होगा ही होगा, नंबर वन। नंबर दूसरी बात, अगर मेल आपको ज्यादा देखने को मिल जाए तो इसका मतलब ये है कि ये एक रेसेसिव है। क्या है, रेसेसिव है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप इस चार्ट को मानोगे, अगर आप इस चार्ट को मानोगे तो इस चार्ट में आपको एक चीज और देखने को मिल गई है, वो है स्किप जनरेशन। बट इसमें जरूरी नहीं है कि स्किप जनरेशन आए, फॉलो हो या फिर ना हो। तो यहाँ पे जो आपको स्किप जनरेशन देखने को मिले, इसका यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं है। बस आप नंबर ऑफ मेल और फीमेल को जोड़ करके भी अपने रेशियोज को बता सकते हैं। ठीक, जरूरत पड़ती है तो भाई आप देख लीजिएगा, नहीं पड़ता है तो कोई बात नहीं। ठीक है ना, चलिए अब हम एक बार पॉइंट्स को देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या है पॉइंट्स। और ये आपका क्या है, ऑटोसोमल रेसेसिव एक और दिया हुआ है चार्ट। हाँ ठीक है, और भी दिए हुए हैं एक दो, इसको कोई दिक्कत नहीं है, हम पहले काम की बात कर लेते हैं। ओके, ये पॉइंट्स जो आपको देखने को मिल रहे हैं, ये पॉइंट्स को हम लोग आइए एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। और कौन कौन से पॉइंट ज्यादा आपको ध्यान में रखने हैं वो भी मैं आपको बताता चलता हूँ। ठीक है, तो ध्यान से इन पॉइंट्स को आप देखेंगे। नंबर वन पॉइंट आपके सामने है, अपीयर इन बोथ सेक्स विद इक्वल फ्रीक्वेंसी। ऑटोसोमल रिसेसिव में जो मेल हैं और जो फीमेल हैं दोनों क्या होने चाहिए, रेशियो तकरीबन तकरीबन सेम ही होने चाहिए। ठीक है, नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज, ट्रेड टेंड टू स्किप जनरेशंस, इसमें स्किप जनरेशन होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है। ठीक है, और तीसरा ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग आर यूजुअली born टू अनअफेक्टेड पेरेंट। जैसा कि अभी हमने देखा था, रेसेसिव वाले में हमेशा याद रखिएगा कि जो पेरेंट्स हैं, एजे जी बहुत दिनों बाद आए, 10 बजे मिलते हैं। अफेक्टेड वाले में मतलब रेसेसिव वाले में, ऑटोसोमल रेसेसिव में हम देखेंगे कि सलमान जी 10 बजे मिलते हैं, 10 बजे मिलते हैं आपसे, सभी लोगों से 10 बजे मिलता है क्वेश्चन सेशन में। ये एकेडमिक सेशन है, कैटेगरी का है, पॉइंट्स देखने आप देख सकते हैं। तो 3 पॉइंट अभी मैंने कैटेगरी का एग्जांपल आपको दिखाया ना, ऑटोसोमल रिसेसिव में देखिए आपको मैंने क्या दिखाया था, ये देखिए, अनअफेक्टेड पेरेंट्स हैव अफेक्टेड इंडिविजुअल्स। हाँ हाँ हाँ, इसी पे होंगे। हाँ, 10 बजे क्वेश्चन सेशन। देखिए, अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैव अनअफेक्टेड पेरेंट्स हैव अफेक्टेड इंडिविजुअल्स। यही तो ऑटोसोमल रिसेसिव था, यही तक नहीं था, ये देखिए लिखा हुआ है, अफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग आर यूजुअली बोर्न टू अनअफेक्टेड पेरेंट्स। इज दैट क्लियर? तो ये 3 पॉइंट आपको सबसे पहली चीज ध्यान रखना है, इतना आप याद रखेंगे। फिर उसके बाद आप चाहे तो नीचे वाले ध्यान रख सकते हैं, और नहीं मन कर रहा है ना तो मत रखना। ठीक, अगला देखते हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट में अपीयर इन बोथ सेक्सेस विथ इक्वल फ्रीक्वेंसी। ऑटोसोमल में मैंने आपको बताया कि मेरे भाई अगर मेरे ऑटोसोम में कोई गड़बड़ी हो सकती है तो वो किसी फीमेल वाले में भी हो सकती है। बट फीमेल में अगर कोई उसके रिप्रोडक्टिव में कोई दिक्कत आ रही है तो वो मेल में देखने को कम मिलेगी, तो वो एक्स लिंक है। बट ऑटोसोमल में हमेशा मेल फीमेल का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। ये देख के पहले ये समझ जाना कि भाई ये ऑटोसोमल है। अगर मान लीजिए वो नहीं दिखा, 1-2 का डिफरेंस दिखा,
तो देख लेना कि बोथ सेक्सेस ट्रांसमिटेड ट्रेस टू ऑफस्प्रिंग, और साथ में इसमें स्किप जनरेशन भी नहीं होगा, स्किप जनरेशन नहीं होगा। बट चौथा पॉइंट याद रखना, चौथा पॉइंट याद रखना कि अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग मस्ट हैव एन अफेक्टेड पेरेंट्स। इसमें ऑफस्प्रिंग और पेरेंट्स दोनों क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे। लुक एट दिस डायग्राम, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए ये वाला देखिए, इसका पेरेंट भी क्या है, अफेक्टेड है, तो इसका चाइल्ड भी क्या होगा, अफेक्टेड है, और इसमें कोई स्किप जनरेशन है नहीं है। तो ये 3 पॉइंट आप कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे, ठीक। फिर उसके बाद एक्स लिंक रेसेसिव में सबसे पहला पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है, मोर मेल्स देन फीमेल्स आर अफेक्टेड, मोर मेल्स देन फीमेल्स आर अफेक्टेड, ये पहला पॉइंट काउंट करके आप पता लगा दोगे, ठीक। दूसरा पॉइंट, affected sons are usually born to unaffected mother, thus the trait skip generations। यहां पे आपको स्किप जनरेशन देखने को मिल सकता है। तो क्या हमारे रिसेसिव वाले में था क्या, जी हाँ, देखिए यहाँ पे आपको एक स्किप जनरेशन देखने को मिला। तो ऑटोसोमल रिसेसिव में कभी कभी आपको स्किप जनरेशन भी देखने को मिल सकती है, लेकिन तब जब कब मिलेगी, अफेक्टेड सन आर यूजुअली बोर्न टू अनअफेक्टेड मदर। इसमें जो अफेक्टेड बच्चा होगा उसकी मदर हमेशा कैसी होगी, अनअफेक्टेड होगी। जैसे हीमोफीलिया वाला, उसकी मदर कैरियर थी लेकिन अफेक्टेड नहीं थी, ठीक है। और ऐसी सिचुएशंस में अगर एक साथ मान लीजिए कि किसी माँ के कई बच्चियां ही हो जाए, केवल लड़के हो ही ना, लड़के हो ही ना, मान लीजिए हीमोफीलिया वाली रानी विक्टोरिया थी, उनकी केवल लड़कियां हो जाए, लड़के हो ही ना, तो ऐसे सिचुएशन में उसकी पूरी जनरेशन अनअफेक्टेड रहेगी, तो स्किप नहीं हो जाएगी, बोलो भाई बोलो, हो जाएगी ना स्किप। समझ गए कि नहीं मेरी बात। मैंने बोला अगर कोई फीमेल है हीमोफीलिया वाली और उसकी सारी बच्चियां होती चली गई, तो वो सारी बच्चियां तो कैरियर होंगी लेकिन अफेक्टेड नहीं होंगी, तो स्किप जनरेशन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, डेफिनेटली हुआ। तो इनमें स्किप जनरेशन देखने को मिल सकता है। अ कैरियर हेट्रोजाइगस मदर प्रोड्यूस अप्रोक्सीमेटली 1/2 अफेक्टेड सन, मतलब आपके 2 में से जो है वो आपके सन्स ही होंगे। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए डॉटर अफेक्टेड आ गई है, डॉटर मतलब बाई चांस एक आंख को डॉटर अफेक्टेड हो गई, तो इसका मतलब ये है कि उनका फादर भी क्या रहा होगा, अफेक्टेड रहा होगा। जैसे मैंने हीमोफीलियम बताया, क्या बताया था मैंने अभी आपको, मैंने कहा था ना आपसे कि हीमोफीलिया के केस में अगर मान लीजिए मदर कैरियर है और फादर नॉर्मल है, तब तो लड़की कतई नहीं बन सकती है हीमोफीलिक। लेकिन अगर फादर भी हीमोफीलिक है और मदर भी कैरियर है या हीमोफीलिक है, तो उस सिचुएशन में डेफिनेटली अगर बच्ची होगी तो वो हीमोफीलिक होगी ही होगी। बात समझ में आया, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। एक्स लिंक डोमिनेंट में देखिए, बोथ मेल एंड फीमेल आर अफेक्टेड, ऑफन मोर फीमेल देन मेल्स आर अफेक्टेड। इसमें फीमेल थोड़े ज्यादा अफेक्टेड होंगे लेकिन अफेक्ट दोनों हो सकते हैं। डज नॉट स्किप जनरेशन, इसमें कोई भी स्किप जनरेशन देखने को नहीं मिलेगी। अफेक्टेड सन मस्ट हैव एन अफेक्टेड मदर, इसमें जो बच्चा होगा लड़का, उसकी माँ हमेशा कैसी होगी, अफेक्टेड होगी, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि मेरी नेक्स्ट सेशन क्लासेस भी है और उसके लिए मुझे प्रिपरेशन करनी है। तब तक के लिए मिलते हैं 10 बजे, मिलिए क्वेश्चन सेशन में मेरे साथ। टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं सुबह आपसे, ठीक है। तब तक के लिए गुड नाइट।